फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद बिंदु। आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है अगेन क्लास 7 का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। तो बेटा व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है बेटा? लाइफ प्रोसेस है कि हमें जो भी हमारी जो लाइफ है, हम जो यहाँ अभी सर्वाइव कर पा रहे हैं, उसके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं वो सब हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये जो सारे प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, दे ऑल आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ और इसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन जिससे हमें एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं, एंड द एक्सक्रीशन जो हम फूड इनटेक करते हैं उसका उस फूड का एक्सक्रीट करना, दैट इज़ एक्सक्रीशन। एंड रिप्रोडक्शन जिससे कि हर इंडिविजुअल जो है अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, ये सभी प्रोसेस जो हैं हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनमें से जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब इन तीनों प्रोसेस के अगर ये तीनों प्रोसेस नहीं होते हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लाइव नहीं रहेंगे। बाकी जैसे रिप्रोडक्शन है, दिस इज़ नॉट मच एसेंशियल फॉर आवर लाइफ प्रोसेस। ये एक रिप्रोडक्शन जो है अगर ये नहीं भी होता है, इस मतलब ये नहीं है कि हम जी नहीं पाएंगे, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, ऐसा ये नहीं होगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट हमारे प्रोसेस हैं रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। और आपके इस चैप्टर में हम अभी दो प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज़ न्यूट्रिशन और एंड रेस्पिरेशन। तो लाइफ प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इस लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो न्यूट्रिशन है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, और जो फूड है वही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड। और जब एनर्जी प्रोवाइड करेगा तभी हमारे जो भी लाइफ प्रोसेस हैं, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, वो सारे लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू कर पाएंगे। और डिफरेंट एनिमल्स में बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स जो है वो इनटेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बीज है, तो बीज जो है वो फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स के नेक्टर पे डिपेंड करती है, वो सक करती है, जो फ्लावर्स का जो जूस होता है उसको सक करती है। जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, न्यूबॉर्न्स तो ऐसे खाना तो खा नहीं सकते अपनी तरह, तो न्यूबॉर्न्स किस पे डिपेंड होते हैं, न्यूबॉर्न्स डिपेंड होते हैं अपने मदर के मिल्क पे, मदर मिल्क पे। और जैसे कि एक्वाटिक एनिमल्स हैं, तो एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, या तो जो बड़ी लार्ज फिशेस होती है वो डिपेंड करती है दूसरी स्मॉल फिशेस के ऊपर, और जो स्मॉल फिशेस हैं वो जो वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनको फ़िल्टर करके और उनको एज अ फूड जो है इनटेक करती है। तो डिफरेंट एनिमल में जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं, टाइप्स के फूड होते हैं जो वो इनटेक करते हैं, और उनका जो वे होता है फूड इनटेक करने का वो भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्नेक की बात करें, तो स्नेक जो है अपना फूड जो है उसको इंगल्फ करता है, दैट मीन्स वो निगलता है उसे, वो उसे च्यू नहीं करता है, दैट वो ओनली उसको इंगल्फ करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो न्यूट्रिशन हमें जो मिल रहा है, हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं, ये फूड जो है ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, कैसे जो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो हमने इनटेक किया है वो कैसे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज होगा और वो कैसे डाइजेस्ट होगा, तो आगे हम वो पढ़ेंगे इसमें। हाँ, अब जो फूड हमने इनटेक किया है उसका जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज़ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपल फॉर्म। कि हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे सपोज़ आपने ये फूड पार्टिकल आपने इनटेक किया, इस फूड पार्टिकल को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना, यही होता है डाइजेशन। और डाइजेशन का ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता है हमारे एनिमल्ट्री कैनाल में। ये जो डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने एनिमल्ट्री कैनाल का डायग्राम ड्रॉ किया है। तो ये माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जो है, ये पूरी एनिमल्ट्री कैनाल जो है हमारी, वो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है। तो डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा माउथ से,
डाइजेशन जो है बेटा, ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि डाइजेशन जो है वो डायरेक्टली स्टमक से स्टार्ट होता है, स्टमक से नहीं। हम जो फूड इनटेक करते हैं तो हमारा जो डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ के बाद में जो फूड है वो एंटर करता है हमारे फूड पाइप में। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। ईसोफेगस से जो है फूड आता है स्टमक में, स्टमक से देन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस के थ्रू जो है बाहर जो वेस्ट फूड होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है माउथ से एनस तक का, इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि माउथ में डाइजेशन कैसे हो रहा है, अगेन देन फूड पाइप में डाइजेशन कैसे हो रहा है, और स्टमक में इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस में। तो इसको हम वन बाय वन जो है अब आगे पढ़ेंगे। डाइजेशन इन माउथ, कि माउथ में डाइजेशन कैसे होता है। अब माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन मीन्स कि आपने फूड इनटेक किया माउथ में और उसको विद द हेल्प ऑफ योर टीथ आपने उसको प्रॉपरली च्यू किया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आपने उसको ब्रेक डाउन किया, सिंपल पार्टिकल्स के अंदर उस फूड को ब्रेक डाउन किया आपने बाय च्यूइंग और विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन, कि टीथ की हेल्प से आपने फूड को च्यू किया और उसको ब्रेक डाउन किया स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, दैट इज़ मैकेनिकल डाइजेशन। अब जब हम डाइजेस्ट फूड जो च्यू करते हैं, तो फूड च्यू करते हैं हमें ऐसे फील होता है सब कुछ मॉइस्चर हो जाता है वो फूड। तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो होता है सलाइवा की हेल्प से। सलाइवा जो है वो क्या करता है, हमारे फूड को जो हम फूड इनटेक करते हैं और उसको हम च्यू करते हैं उसको मॉइस्चर कर देता है, और मॉइस्चर करने की वजह से वो इजीली हम उसको इंगल्फ कर पाते हैं फूड को आफ्टर च्यूइंग। और सलाइवा जो है वो जूसेस कंटेन करता है, जो कि क्या करेगा, जो स्टार्च है मतलब जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक किए हैं उसको चेंज कर देगा शुगर्स में, उसको चेंज कर देगा शुगर में। तो ये किसका रोल है, सलाइवा का रोल क्या है कि सलाइवा जो है, और ये किसकी हेल्प से करेगा बेटा, सलाइवा जो है ये विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से जो है फूड को ब्रेक डाउन करेगा और स्टार्च जो है इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। नेक्स्ट हम इसमें आगे पढ़ेंगे, एक छोटा सा टेस्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आयोडीन टेस्ट। तो वो आयोडीन टेस्ट किस लिए किया है, वो किया है कि हमें टेस्ट करना है फूड के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस को। तो वो टेस्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आयोडीन टेस्ट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। अब आपको क्या करना है बेटा, दो टेस्ट ट्यूब लेनी, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब ए में आप क्या करेंगे कि जो बॉइल्ड राइस है नॉर्मल, वो बॉइल्ड राइस जो है वो डालेंगे, और टेस्ट ट्यूब बी में थोड़े से राइस लेने हैं, उनको च्यू करना है अपने माउथ में प्रॉपरली, और फिर उन जो राइस जो हैं उनको निकाल के उसको आपको टेस्ट ट्यूब बी में डालना है। अब क्या करना है इसमें, अब आपको धीरे धीरे इनमें दोनों में वाटर ऐड करना है, बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना एकदम से, धीरे धीरे थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में आपको वाटर ऐड करना है। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको आयोडीन सोल्यूशन लेना है एंड देन एक ड्रॉपर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर आपको इन दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन जो है वो ऐड करना है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी दोनों में। इसके बाद आप क्या नोटिस करोगे बेटा, जो टेस्ट ट्यूब ए थी जिसमें बॉइल्ड राइस थे जिनको हमने च्यू नहीं किया था, उस सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन की वजह से वो कलर जो है उसका कैसा हो जाएगा, ब्लू। और जो टेस्ट ट्यूब बी जो थी जिसमें हमने च्यू करके राइस डाले थे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था इसके पीछे, तो इसके पीछे रीज़न ये था कि जो हमने बॉइल्ड राइस लिए उसमें स्टार्च प्रेजेंट था। अब स्टार्च तो यहाँ भी था, बट हमने जब इसको च्यू कर दिया तो हमने पढ़ा है, पीछे आपने पढ़ा है कि जो हमारी जो सलाइवा है वो क्या करती है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है शुगर में। तो यहाँ पर तो अब ये स्टार्च जो है ये शुगर में चेंज हो चुका है, तो अब ये कैसे ब्लू कलर्स में आयोडीन की प्रेजेंस शो करता, इसलिए यहाँ पर जो है कोई चेंज नहीं होता है। तो ये छोटा सा जो एक टेस्ट है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें साइंस एंड सोसाइटी के अंडर कुछ हाइजीन की
आपको टिप्स दिए हुए हैं कि हमने अभी माउथ में जो हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ है उसको समझा है। तो अब माउथ में हम अगर डाइजेशन फूड का हुआ है तो माउथ को हमें क्लीन कैसे रखना है, ओरल हाइजीन हमें कैसे मेंटेन करनी है, इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारा जो दैट इज़ आवर माउथ रिक्वायर्स अ गुड ओरल हाइजीन। ऑब्वियसली हम अगर माउथ जो है हमारा उसको हाइजीनिक नहीं रखेंगे, क्लीन नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो उसमें बैक्टीरिया जर्म्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत बैड स्मेल आएगी हमारे माउथ से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा कि ब्रश योर टीथ एंड क्लीन योर टंग ट्वाइस अ डे। ओके, ये हम सबको पता है, हम बहुत छोटे हैं जब से ये बातें सुनते आ रहे हैं कि हमें ट्वाइस जो है वो ब्रश करना चाहिए, अपना जो माउथ है जो टंग है उसको भी क्लीन करना चाहिए। और आफ्टर एवरी मील जो है आपको अपना माउथ जो है रिंस करना चाहिए वाटर से। ठीक है, आप कुछ भी खाते हो पूरे दिन में, कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ भी अगर खाते हो आप, तो उसके बाद में आपको अपना माउथ जो है वाटर से क्लीन करना चाहिए। इससे क्या होगा बेटा कि जो टूथ डीके होता है, मतलब जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके टूथ पे जो है धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं और फिर वो कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं आपके टूथ पे, और माउथ से बहुत बैड स्मेल आती है अगर आप अपने माउथ को रिंस नहीं करते। तो ये तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया माउथ वाले एरिया में। अब अपने माउथ जो फूड है यहाँ पे फूड को च्यू किया और उसको फूड यहाँ से अब आगे ट्रांसफ़र होगा हमारा ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में फूड का क्या फंक्शन होता है? ईसोफेगस जो है यहाँ पर जो आपका फूड है, यहाँ पे कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। ये जो आपका फूड पार्टिकल जो है ईसोफेगस में, ये क्या होगा अब ईसोफेगस की हेल्प से हमारे स्टमक में जाएगा। तो ईसोफेगस में कैसे फूड जो है आगे प्रोसेस करता है उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। अब ईसोफेगस में क्या हुआ बेटा, फूड जो है हमारा वो ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस में क्या होता है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा, ईसोफेगस में बेटा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, जो फूड है वो यहाँ से धीरे धीरे अंदर की तरफ मतलब स्टमक की तरफ जो है वो आने लग जाएगा। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें आप देख रहे हैं फूड पहले यहाँ पर है, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर रिलैक्स होगा तो फूड जो है वो थोड़ा नीचे आएगा और फिर ऐसे करते करते फूड को ये फॉरवर्ड पुश करता जाएगा। ईसोफेगस हमारा जो है वो फॉरवर्ड पुश करेगा और उसको स्टमक तक पहुंचा देगा। तो ईसोफेगस का सिर्फ इतना ही रोल है कि जो हमारा जो ये फूड जो हमने इंटेक किया है इस फूड को स्टमक तक पहुंचाना, कि आप कैसे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हेल्प से। हाँ, नाउ डाइजेशन इन स्टमक। अब स्टमक का ये बेटा स्टमक का एक रफ सा डायग्राम है। ये देखो यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट हो गया। जो स्टमक है इसमें इस तरह से हम देखेंगे कि वॉल्स प्रेजेंट होती है स्टमक में और स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, एसिड्स होते हैं और म्यूकस होता है। तो अब इन सब चीज़ों का क्या रोल है इसमें, जो HCl है, एसिड जो है, एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है, HCl। HCl क्या करेगा, जो हमने फूड इनटेक किया है अगर उस फूड के अंदर कुछ जर्म्स या कुछ ऐसे जर्म्स पार्टिकल एंटर कर जाते हैं फूड के साथ में, तो HCl का ये रोल है कि HCl किल दैट जर्म्स, वो जो जर्म्स जो हैं फूड पार्टिकल्स के साथ में जो अंदर चले गए हैं उनको किल कर देगा। अब अगर स्टमक में HCl प्रेजेंट है तो आप सोचोगे HCl तो एक एसिड है तो उससे हमारे स्टमक को बहुत हार्म करेगा ये तो इसके लिए जो है HCl से प्रोटेक्शन के लिए जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है स्टमक में, वो क्या करती है, स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करती है HCl से, क्योंकि HCl एक एसिड है तो एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो ऐसा कुछ मेम्ब्रेन चाहिए। तो उसके लिए जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारे स्टमक के अंदर वो प्रोटेक्ट करेगी HCl से हमारी स्टमक की लाइनिंग को। अब डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस वो होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसमें जो है कि क्या करेंगे, जो फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन को क्या करेंगे, वो ब्रेक डाउन करेंगे। और किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। जैसे हमने पढ़ा कि माउथ में जब डाइजेशन हुआ था तो सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से जो है फूड डाइजेस्ट हो रहा था। जब हम स्टमक में आए तो स्टमक में जो है माउथ में डाइजेशन हो रहा था किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगर में चेंज हो रहे थे। अब स्टमक में क्या हुआ, स्टमक में आने के बाद में जो प्रोटीन था हमारे फूड में उस प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब आगे हम जो है पढ़ेंगे कि जो लीवर और पैनक्रियास जो है इनका क्या रोल है डाइजेशन में। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे लीवर और पैनक्रियास का क्या रोल है डाइजेशन में। जो लीवर है बेटा, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये है अपना
लीवर। लीवर जो है ये सिक्रीट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस को सिक्रीट करता है। जो बाइल जूस सिक्रीट होता है ये स्टोर होता है जो लीवर के नीचे, जो गॉल ब्लैडर जो हमारा प्रेजेंट है उसमें ये जो है बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है। और बाइल जूस का फंक्शन क्या है? बाइल जूस जो है वो हेल्प करता है फैट ब्रेक डाउन में। किसको ब्रेक डाउन करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये तो हुआ हमारे लीवर का फंक्शन। और फिर है पैनक्रियाज। जैसे हमने स्टार्टिंग से देखा, माउथ में जो डाइजेशन हुआ उसमें सलाइवरी अमाइलेज ने हेल्प की। उसके बाद में स्टमक के अंदर जो है प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ तो वो पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से हुआ। और लीवर जो है, लीवर में बाइल जूस का सिक्रीशन हुआ और उसने गॉल ब्लैडर में उस बाइल जूस को स्टोर किया, और वो बाइल जूस जो है वो फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज इन सब का मास्टर है। ये बोलता है कि अब जो भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं बचे हुए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो, उन सब का ब्रेक डाउन जो है पैनक्रियाज कर देता है। यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स जो बचे हुए होते हैं उन सब का करेगा। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाज में, उसकी हेल्प से क्या करेगा? वो जो भी कंपोनेंट्स बचे हुए हैं उन सब का ब्रेक डाउन कर देगा। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है स्टमक वाला डाइजेशन पार्ट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो पार्ट है हमारा, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। ठीक है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन आप बोलोगे कि ये तो बड़ा लग रहा है, बहुत ज्यादा लूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो है हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लेंथ वाइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ब्रॉड होता है चौड़ाई में। जो अगर बड़ा आपसे पूछे कि ब्रॉड जो है वो कौन सा है तो वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन, और अगर लेंथ वाइज पूछता है तो लेंथ वाइज बड़ा कौन सा है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फंक्शन होता है डाइजेशन का? कि जो भी न्यूट्रिएंट्स जो बचे हुए होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी फूड में जो अब बचे हुए हैं उन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो कैसे होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें विलाई, मतलब कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ये सपोज कि ये जो है ये सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इस पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनके ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इन सब का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। और इस स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि इसको एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे आप मान लीजिए कि अगर एक थ्रेड है, मैं बोलती हूँ अगर एक सीधी स्ट्रेट थ्रेड है तो इसका एरिया इतना ही है, इतने ही एरिया में जो है वो जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब कर पाएगा। पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट हैं उनका जो प्रोजेक्शन है वो इस तरह से है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो इससे क्या हुआ, इसको ज्यादा सरफेस मिल गया न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करने के लिए। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनको एक बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा कि वो जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में उन सबको वो इसके थ्रू एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं विलाई बोलते हैं। और दूसरी बात इसमें बेटा ये है कि जो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होने के बाद में क्या होगा, अब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होंगे, कैपिलरीज, आर्टरीज, इनके थ्रू क्या होंगे, हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होंगे। और ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होंगे तो ब्लड क्या करेगा, उनको यूटिलाइज करेगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है बेटा, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक डिजीज है जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। व्हाट इज सीलियक डिजीज? अब बेटा सीलियक डिजीज क्या होती है? ये डिजीज किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ ग्लूटन। ग्लूटन क्या होता है? ग्लूटन होता है बेटा प्रोटीन जो व्हीट और बार्ले जो हम खाते हैं इनके अंदर क्या होता है, ग्लूटन प्रेजेंट होता है। इस डिजीज में क्या होता है बेटा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ग्लूटन के अगेंस्ट रिएक्ट करने लग जाती है। और वो ग्लूटन क्या करता है, जो इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उनको डैमेज करना चाहता है। मतलब सपोज ये सब आपका, ये मान लो आप स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो पेन है, अगर मैं इसको इस तरह से देखती हूँ, यहाँ से मैं इसको कट करूँ तो इस तरह से ये शेप है। और मैंने आपको कहा था कि इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, इस तरह से विलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विलाई ऐसे प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में। अब ये ग्लूटन क्या होता है, कई बार कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इस ग्लूटन के अगेंस्ट रिएक्ट करती है, और ये ग्लूटन क्या करता है, इसकी जो इनर वॉल है इनको डैमेज करने लग जाता है। तो अब इस डिजीज का क्योर क्या है? तो बेटा इस डिजीज का क्योर क्या है? टू मैनेज दिस डिजीज वी हैव टू अवॉइड ग्लूटन। हमें ग्लूटन जो है इसको अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब कि जिन फूड में ग्लूटन प्रेजेंट नहीं है उन फूड्स का हमें इनटेक करना पड़ेगा जिसमें ग्लूटन प्रेजेंट ना हो। तो ऐसे फूड्स कौन से हो गए जिनमें ग्लूटन प्रेजेंट नहीं है? तो हमें क्या खाना पड़ेगा उसके लिए? वी हैव टू ईट
जवार एंड बाजरा, जवार एंड बाजरा। ठीक है, तो ये कैसे फूड होते हैं बेटा? ये फूड होते हैं ग्लूटेन फ्री फूड होते हैं ये। ठीक है, तो ये आप खा सकते हैं। कई बच्चे जो होते हैं इनमें डिजीज बहुत कॉमन आजकल हम देखने को मिलती है हमें, कि जो है आपने सुना भी होगा, अपनी फैमिली में भी कुछ ऐसे बच्चे मिल जाते हैं कि जो व्हीट जो है इसको नहीं खा पाते हैं, उन्हें बिल्कुल मना होता है। बिस्किट्स वगैरह या ब्रेड जो है वो बिल्कुल भी नहीं खा पाते क्योंकि वो एलर्जेटिक होते हैं। आपने सुना होगा घर वाले बोलते हैं कि इसको एलर्जी है गेहूं से और इन सब चीजों से, ये नहीं खा सकता है। तो वो इसी की वजह से बेटा कि वो जो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, और वो जो है ग्लूटेन जो है वो डैमेज कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को। तो इसको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चे को क्या खिलाइए, आप बच्चे को खिलाइए या तो जवार या फिर बाजरा जो है इसकी जो रोटी है वो खिलाइए, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमने डाइजेशन माउथ से स्टार्ट किया था, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट कर लिया। नाउ लास्ट अब बचा है लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ क्या होगा बेटा, इन द लार्ज इंटेस्टाइन जो भी फूड मटेरियल में जो भी थोड़ा बहुत वाटर, सॉल्ट जो अब बच गया था उस अनडाइजेस्टेड फूड में से, उसको भी जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। जो भी वेस्ट जो हमारा फूड बचा हुआ है उसमें जो भी जो सॉल्ट या वाटर बचे हुए हैं उसका भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो वेस्ट फूड है उसको हम, जो फूड बच गया है अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टूल। क्या बोला जाता है उसे, स्टूल। और ये जो स्टूल है इस स्टूल को स्टोर किया जाता है कुछ देर के लिए रेक्टम में। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पर ये है रेक्टम वाला रीजन। अब इस रेक्टम में क्या होता है कि जब तक आपको प्रेशर फील नहीं होगा, आप जाओगे नहीं मॉर्निंग में, तब तक जो वो स्टूल है वो स्टोर रहता है हमारा रेक्टम में। ठीक है, और फिर क्या होगा, जैसे ही आपको प्रेशर फील हुआ फिर आप मॉर्निंग में सुबह सुबह भागते हो और क्या करते हो, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करते हो, एक्सपेल आउट कर देते हो थ्रू एनस। एनस के थ्रू क्या कर देते हैं हम, उस अनडाइजेस्टेड फूड को, जो स्टूल स्टोर था, उसको एक्सपेल कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एक्सपेल आउट कर रहे हैं हम एनस के थ्रू, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। क्या बोला जाता है, इजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्विक समरी जो है इस पूरे डाइजेशन की हम कर लेते हैं। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, आपको एक समरी देख लेते हैं, जो पूरा डाइजेशन प्रोसेस हमने ह्यूमन में पढ़ा है उसकी समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था, फर्स्ट प्रोसेस था इंजेशन। इंजेशन क्या था, जिसमें हम फूड इनटेक कर रहे हैं और उसको हमारे विद द हेल्प ऑफ टीथ हम क्या कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं फूड को। तो वो जो स्टेप था हमारा, वो स्टेप था इंजेशन। इंजेशन के बाद में क्या हुआ, माउथ से जो फूड है वो स्टमक में आया और वहां उसका डाइजेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। मैंने कहा था प्रोटीन्स और इन सब में ब्रेकडाउन होता है, जो फूड सब्सटेंसेस है उनका ब्रेकडाउन होता है। आफ्टर द डाइजेशन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आया तो उसने क्या किया, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, उसको जो भी चाहिए थे, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, उन्होंने क्या किया, उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है बेटा, जो भी फूड, जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए गए हैं फूड में, उनको, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाना। और उसी से क्या होगा, जब वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचेगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी। और अब जब जो वेस्ट फूड बच गया है, उस वेस्ट फूड का क्या हुआ, लास्ट में, एट द लास्ट क्या हुआ, उसका इजेशन थ्रू द एनस। एनस के थ्रू क्या हो गया, उसका इजेशन हो गया, हमने उसको एक्सपेल आउट कर दिया। तो ये हुआ इजेशन। तो इन 5 स्टेप्स में हमारा पूरा जो है ह्यूमन डाइजेशन वो कंप्लीट होता है। अब ये तो थी ह्यूमंस की बात। अब हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, उसको भी कवर कर लेते हैं। हम देखते हैं अब अदर एनिमल्स जो है उनमें डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा रूमिनेंट्स की। अब ये रूमिनेंट्स क्या होते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं बेटा उनको जिनका जो स्टमक होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड। कैसा, 4 चैम्बर, मतलब कि इनके स्टमक में जो है कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं डाइजेशन प्रोसेस का, वो किस में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम काऊ में। ठीक है, किसमें, काऊ में। अब काऊ में क्या होता है, आप देखते हैं काऊ जो है उसने जो खाना खाया, माउथ में लिया, थोड़ा सा चबाया और वो खाना अंदर गया। मतलब कि काऊ उसको कंप्लीटली चबाती नहीं है, थोड़ा सा चबाती है, उसको चू करती है और फिर वो निगल लेती है। निगलने के बाद में जो है ये खाना हमारा गया कहाँ पर, काऊ के ईसोफेगस में। ईसोफेगस से
अब गया रूमेन में, जैसे मैंने कहा 4 चैम्बर होते हैं, तो रूमेन जो है ये कौन सा चैम्बर है इसका, रूमेन होता है फर्स्ट चैम्बर है स्टमक का। ये गया रूमेन, फूड जो उसने खाया था वो गया रूमेन में। आफ्टर दैट क्या हुआ, रूमेन से वो फूड ट्रांसफर हुआ जो सेकंड चैम्बर है स्टमक का, काऊ का, उसका ये सेकंड चैम्बर है रेटिक्यूलम। ठीक है, रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम में आने के बाद में इस रेटिक्यूलम ने कहा भाई तुमने तो क्या है कि फूड को अच्छे से चू ही नहीं किया है, इसको अच्छे से चू करो। तो क्या होगा, अब जो ये जो रेटिक्यूलम से जो खाना है वो फिर से ट्रांसफर हो जाता है किसमें, माउथ में, वो जाता है माउथ में। तो आप देखते होंगे जो काउज जो होती है वो कई बार बैठी रहती है और जो उनका जो माउथ है वो चलता रहता है। मतलब अब हिंदी में जैसे हम बोलते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं घर वाले वो बोलते हैं कि जुगाली जो है वो करती है काउ। तो वो यही प्रोसेसिंग रेटिक्यूलम से जो है वापस से उस खाने को प्रॉपरली चू करने के लिए माउथ में वापस भेज दिया जाता है। अब माउथ में क्या होगा, जो काउ है वो अच्छे से उस फूड को चू करेगी, उसके बाद में उसे वापस ईसोफेगस के थ्रू रूमेन एंड रेक्टम एंड देन अगेन उसको भेज दिया जाएगा अमेसम में। कहां पर, ओमेसम। ओमेसम जो है ये होता है थर्ड चैम्बर। तीसरा चैम्बर कौन सा है, ओमेसम। ओमेसम से जो फूड है वो ट्रांसफर होगा एबोमेसम। एबोमेसम इज द फोर्थ चैम्बर ऑफ स्टमक ऑफ काउ। तो इस तरह से हमारे चारों चैम्बर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट चैम्बर कौन सा था, रूमेन। सेकेंड चैम्बर है रेटिक्यूलम। थर्ड इज ओमेसम एंड फोर्थ चैम्बर इज एबोमेसम। अब एबोमेसम के बाद में फूड ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनटू द इंटेस्टाइन। और हम सबको पता है इंटेस्टाइन में क्या होगा, इंटेस्टाइन में फूड जो है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिएंट्स जो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, और जो वेस्ट फूड होगा, जो वेस्ट फूड मटेरियल होगा वो एनस के थ्रू इजेक्ट कर दिया जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बेटा दो टर्म्स लिखे, कर्ड एंड रिग्रुटेशन। क्या होता है, तो कर्ड क्या हुआ बेटा, यहाँ पर कर्ड जो होता है जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं पार्शली डाइजेस्टेड फूड। जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है ये होता है कर्ड, पार्शली डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, और ये जो टर्म है रिग्रेगेटेशन क्या होता है कि फूड का जो है वापस से माउथ में जाना और उसका फिर से जो है फूड का जो च्यूइंग जो करती है अगेन, वो जो प्रोसेस होता है, जैसे मैंने यहाँ कहा माउथ से जो है फूड फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर में आया रेटिकुलम से, और उसको अगेन फिर से माउथ में भेज दिया गया था च्यू करने के लिए। तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलेंगे हम रिगर्गिटेशन। ठीक है, तो अब ये तो हो गई काऊ की बात। अब बेटा जो बर्ड्स होती है, बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स के अंदर बर्ड्स जो है उनके माउथ में टीथ तो होते नहीं, तो वो अपने फूड को कैसे च्यू करेगी। तो जब बर्ड्स खाना खाती है, जो सीड्स होते हैं उनको जो खाती है, तो उस वक्त क्या होता है कि उन सीड्स के साथ में छोटे छोटे स्टोन्स जो हैं वो उसके स्टमक में चले जाते हैं। बर्ड जो है, बर्ड के स्टमक को हम क्या बोलते हैं, बर्ड जो है, बर्ड के स्टमक को हम बोलेंगे गिजार्ड। क्या बोला जाता है यहाँ पर, गिजार्ड। ठीक है, गिजार्ड, बर्ड का जो स्टमक है इसको बोलते हैं गिजार्ड। अब गिजार्ड में क्या होता है, जब बर्ड जब सीड्स खाएगी उन सीड्स के साथ में छोटे छोटे स्टोन्स चले जाते हैं, और वो जो स्टोन्स उसके गिजार्ड में प्रेजेंट होते हैं वो स्टोन्स हेल्प करते हैं उस फूड को क्रश करने में और उसके डाइजेशन में। और गिजार्ड के थ्रू फिर जो फूड है वो जो है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको इजेक्ट कर दिया जाता है एनस के थ्रू। तो बर्ड में जो है ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, गिजार्ड के थ्रू। तो ये अदर एनिमल्स में, इन दो एनिमल्स के बारे में आपके बुक में दिया हुआ था जो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया गया। अब हमने जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें डाइजेशन देखा हमने ह्यूमन में और अदर एनिमल में भी डाइजेशन देख लिया। अब जो इसका सेकेंड टॉपिक है रेस्पिरेशन, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। And thank you for watching my video, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.